सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द थर्ड लेक्चर ऑफ फ्लूइड्स। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आज हम थर्ड लेक्चर पे आ चुके हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिए थे कि फ्लूइड्स किस तरह के होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने आखिरी बार इस चीज़ को देखा था कि आखिर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो क्या होते हैं। फ्लूइड जो है वो दो तरीके से फ्लो कर सकता है, या तो बहुत शांति से फ्लो करेगा जिसमें कि उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे डिफाइनाइट होने वाली है और वो एक पार्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए चलता, अपने अगले वाले के ही पाथ को फॉलो करता, विच पाथ इज नोन एज स्ट्रीमलाइन पाथ। अब इसके बाद हमने पढ़ा था टर्बुलेंट फ्लो को। टर्बुलेंट फ्लो में ऐसी कोई भी डिफिनेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, उनमें प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा टर्बुलेंसी के साथ होती हैं, जिसमें कि हम देखते थे कि उसमें वेलोसिटी डिफाइंड नहीं रहती किसी भी पोजीशन पे, पाथ डिफाइंड नहीं रहता, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, उन दो मॉलिक्यूल्स अपने किसी भी पाथ पे डिफिनेटिवली नहीं चलेंगे, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आराम से कोलाइड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसके बाद हमने इन चीज़ों को पढ़ा क्या था, ये भी क्यों था, ये भी जानना ज़रूरी है। हमने इन चीज़ों को इसलिए पढ़ा था ताकि हम आइडियल लिक्विड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। आइडियल लिक्विड का कॉन्सेप्ट क्यों समझना है, पहले देखो, हम फिजिक्स में किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार में उसे कंप्लीटली समझने की क्षमता नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को एक बार में पूरा समझ लूँगा, और रियल लाइफ में एवरीथिंग इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल और हर चीज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में नहीं है वर्ल्ड में। उन्हें सिंपल फॉर्म से ही लेकिन हमें स्टडी करना होगा, क्योंकि हम तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एक बार में स्टडी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं और उन अजम्पशंस के बेसिस पे किसी भी इवेंट का एक सिंपल फॉर्म बनाते हैं, जिस सिंपल फॉर्म का नाम हम देते हैं आइडियल फॉर्म। जैसे लिक्विड में आइडियल लिक्विड हो गया, गैसेज में आइडियल गैस होता है, PV=NRT फॉलो करने वाला। तो उसी तरह हम एक सिंपल फॉर्म बनाते हैं किसी भी इवेंट का। उस सिंपल फॉर्म को हम अच्छे से अपने जितने भी अवेलेबल नॉलेज है, अवेलेबल मैथमेटिक्स है, उसके द्वारा इंटरप्रेट करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। इन्हीं पे थोड़े बहुत वेरिएशंस ला करके, छोटी मोटी चीज़ें बिल्ड करके, चेंज करके रियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक पहुंचाया जाता है इन आर हायर क्लासेस ऑफ इंजीनियरिंग। इसीलिए हम अभी बेसिक में सिंपल फॉर्म को स्टडी करेंगे, और सिंपल फॉर्म को स्टडी करने के लिए हमें आइडियल लिक्विड को स्टडी करना होगा फ्लूइड में, और आइडियल लिक्विड को समझने के लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन को जानना बहुत ज़रूरी था। चलो स्टार्ट करते हैं आइडियल लिक्विड को समझना। आइडियल लिक्विड क्या होती है? आइडियल फ्लूइड, नॉट जस्ट लिक्विड, ये गैसेस पे भी एप्लीकेबल है। अगर मैंने लिक्विड कहा तो दैट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज गैस। तो आइडियल फ्लूइड कब होगा कोई भी फ्लूइड आइडियल? पहली बात तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो को फॉलो करना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होनी चाहिए उसकी। स्ट्रीमलाइन फ्लो को स्टीडी भी बोलते हैं, क्योंकि स्टीडी का मतलब होता है शांत, स्टीडी। और क्या होना चाहिए? आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या हुआ कि तुम उसे कंप्रेस ना कर सको, उसे दबा ना सको। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कंप्रेस कर दोगे लिक्विड को तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज होने की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगा, वेलोसिटीज में डिफरेंस आ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमने लास्ट में देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में भी चेंज आता है, तो प्रॉपर्टीज चेंज होने लगती हैं। तो इसीलिए हमें इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को लेना होगा। सो नेक्स्ट इज इनकम्प्रेसिबिलिटी होगी। विस्कोसिटी हमें लेनी ही नहीं है अपने स्टडीज़ में, विस्कोसिटी नहीं लेनी, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा विस्कोसिटी? विस्कोसिटी अगर हम अज्यूम करते हैं तो बहुत सारे हमारे लॉज 100% एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम एनर्जी कंजर्व करना चाहें बर्नौलीज थ्योरम के थ्रू, तो उसमें बाधा देने वाली है हमारी विस्कोसिटी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व नहीं होने देगी हर पॉइंट पे। इसलिए हम मानेंगे कि विस्कोसिटी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है फ्लूइड की, ये भी हम अज्यूम करके चलेंगे कि फ्लूइड की डेंसिटी कभी चेंज नहीं होने वाली। पर क्या ऐसा हकीकत में होता है? लिटरली नॉट। बिकॉज अगर तुम एक कंटेनर लो, उसमें कोई भी जूस ले लो, माजा या कोई सा भी, तो उसमें तुम्हें पता है ऊपर जो रहता है माजा या कोई भी जूस, वो बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी का रहता है, इसका डेंसिटी बहुत कम रहता है ऊपर। नीचे जाते जाते चीज़ें बैठने लगती हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स सेटअप होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब लिक्विड के पार्टिकल्स नीचे सेटअप हो रहे हैं तो यहाँ पे जो है डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, तो डेंसिटी का एक वेरिएशन आता है। ठीक है, अब डेंसिटी के वेरिएशन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे डेंसिटी सेम नहीं रख सकते हम, ऊपर वाले और नीचे वाले पॉइंट पे। अगर डेंसिटी हम सेम नहीं रख पाएंगे तो उसकी वजह से हमारे कैलकुलेशंस में एरर आएगा। बर्नौलीज थ्योरम में हम डेंसिटी को हर जगह पर डिफरेंट रखेंगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कैलकुलेशंस। ओके, सो इसलिए हमें डेंसिटी भी कांस्टेंट लेके चलना है। उसके साथ साथ हमें क्या समझ के रखना है कि कोई रोटेशनल एनर्जी नहीं रहने वाली है फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स में, रोटेशनल एनर्जी नहीं रहती है, ये हम मान के चलेंगे। रोटेशनल एनर्जी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? एक्चुअली में रहती तो है, पर हम मानेंगे कि नहीं रहती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं वो तो रोटेट करेंगे। H2O के मॉलिक्यूल्स ही ले लो तो वो V शेप में रहते हैं, बेंच शेप में, वो किसी भी पॉइंट पे रोटेट कर सकता है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन के कारण कुछ एनर्जी आएगी, पर हम उस एनर्जी को कंसिडर नहीं करेंगे जब हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे बर्नौलीज थ्योरम में। इसलिए हमें ये 4-5 बातें अच्छे से ध्यान रखनी है कि आइडियल फ्लूइड में ये बातें हमेशा रहेगी ही रहेगी, और हमारे सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं के बेसिस पे आएगा। अब इसके
ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगर ये 4-5 पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो गए तो इसका जवाब देना तुम कि इसका बल्क मॉड्यूलस कितना रहने वाला है, किसी भी फ्लूइड का बल्क मॉड्यूलस कितना रहने वाला है। ठीक है, देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। हमें पता है जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बल्क मॉड्यूलस के, यानी जिस भी बॉडी की बल्क मॉड्यूलस बहुत ज़्यादा होती है उसे दबाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो बॉडी उतनी हार्ड होगी, उसका बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से उसे दबाना मुश्किल हो जाएगा। जब दबाना मुश्किल हो जाएगा तो कंप्रेसिबिलिटी घट जाएगी। इसका मतलब अगर बल्क मॉड्यूलस बढ़ता है तो कंप्रेसिबिलिटी घट जाती है। लेकिन कोई फ्लूइड अगर कंप्रेसिबल है, कोई भी मटीरियल अगर कंप्रेसिबल है, बहुत अच्छे से कंप्रेस हो रहा है, तो कहूँगा उसका बल्क मॉड्यूलस कम होगा, तभी कंप्रेसिबिलिटी उसकी बढ़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये इनकंप्रेसिबल है, इसे कंप्रेस नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते इसे कंप्रेस। जब इसे कंप्रेस नहीं कर सकते तो ये बहुत टफ हो गया, बहुत हार्ड हो गया। जब इसे कंप्रेस करना मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी लो हो गई। तो कंप्रेसिबिलिटी लो हो गई जिसकी वजह से इसका बल्क मॉड्यूलस बहुत ज़्यादा होगा। अब मैंने इनकंप्रेसिबल माना, यानी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल जीरो की तरफ चल गई, तो ये जो बल्क मॉड्यूलस है वो इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा। इसका मतलब क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड, अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है तो ये टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये मैं कह सकता हूँ बल्क मॉड्यूलस टेंड्स टू इन्फिनिटी। पहली बात तो ये ऑब्जर्व कर ली हमने, क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यूज में। और शेयर मॉड्यूलस इसका ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, क्योंकि शेयर मॉड्यूलस इसलिए जीरो रहेगा, एक और पॉइंट ऐड कर लेना, हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी नेग्लेक्ट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी नेग्लेक्ट करेंगे। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इनमें शेयर फोर्स लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। ये तो ऐसे ही साइड आउट कर जाएंगे, इन्हें कोई रोकने वाला फोर्स नहीं रहता, जिसकी वजह से इसका जो शेयर मॉड्यूलस आएगा वो भी टेंड्स टू जीरो के आसपास आएगा। तो आई बिलीव ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज में आता है कि बल्क मॉड्यूलस डिफाइंड है तो कितना हो सकता है किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए, तो वो तुम बता सकते हो उसमें। आगे बढ़ते हैं हम, ये आइडियल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। तो आइडियल फ्लूइड पे हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। हम सबसे पहले हम समझेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है किसी भी पाइपलाइन से, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस फ्लो जो है, ये कंटिन्यूस फ्लो है लिक्विड का। इस कंटिन्यूस फ्लो में यहां से जितना मास आएगा, मास इन, उतना ही मास आउट होगा। यानी इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ से 2 kg पानी भरा, वहाँ से 3 kg पानी निकलने लगेगा। इससे हम कैसे समझ सकते हैं? अगर तुम एक फनल लो, एक फनल जिसे कूपी कहते हैं, उस कूपी में अगर पानी डाला जाए तो 1 सेकंड में जितना पानी यहाँ पे तुम डाल रहे हो उतना ही पानी 1 सेकंड में यहाँ से निकलेगा। अगर ऐसा हो गया कि 1 सेकंड में यहाँ पे पानी कम निकल रहा है, तुम डाल ज़्यादा रहे हो तो ओवरफ्लो होने लगता है। हमने देखा है फनल में बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया जाए एक बार में और उतना स्पीड से निकल ना पाए तो ओवरफ्लो हो जाता है। लेकिन एक परफेक्ट फ्लो के लिए क्या चाहिए हमें कि जितना मास तुमने डाला है पानी का उतना ही मास निकले, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ जितना वॉल्यूम डाले उतना ही वॉल्यूम निकले। ठीक है, मास जितना डालो उतना ही निकले, वॉल्यूम जितना डालो उतना ही निकले, दोनों में कोई अंतर नहीं रहने वाला, दोनों बात एक जैसी होने वाली है, क्योंकि डेंसिटी इसका सेम रहने वाला है, क्योंकि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब क्योंकि मास जितना डाल रहे हो उतना ही निकल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ डेंसिटी चेंज होनी नहीं, तो जितना वॉल्यूम डाल रहे हो उतना ही वॉल्यूम निकल भी रहा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात हमें समझनी है कि अगर एक कंटिन्यूस फ्लो है, ये कॉन्टिन्यूटी उसी बात पे चल रही है कि फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो उसमें हमेशा एक चीज़ वैलिड रहेगी कि मास इन जितना होगा वो बराबर होगा मास आउट के। ठीक है, 1 सेकेंड में, अब मैं ये चीज़ किस पे डिफाइन कर रहा हूँ? फॉर 1 सेकेंड, फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना मास आया उतना ही मास 1 सेकेंड में निकलेगा। वरना देखो, अगर 1 सेकेंड में तुमने कम मास डाला और ज़्यादा निकल गया तो ये खाली हो जाएगा और परफेक्ट फ्लो नहीं बैठ पाएगा। अगर 1 सेकेंड में उधर से कम मास निकल रहा है और उधर तुमने ज़्यादा मास डाल दिया तो इसको जगह थोड़ी मिलेगी, वो खाली करेगा तब तो ये जाएगा, खाली करेगा तब जाएगा, और अगर उसको जगह ही नहीं मिल रही तो बाहर निकल जाएगा, परफेक्ट फ्लो बैठेगा नहीं। तो परफेक्ट फ्लो के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि जितना मास इनसाइड हो रहा है, इन हो रहा है, उतना ही मास आउट होगा। क्लियर है? अब ये 1 सेकेंड के लिए डिफाइंड है, तो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ कैलकुलेशंस करने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं इस पॉइंट पे पूरे तो लिक्विड की डेंसिटी हम रो ले लेते हैं, पूरे लिक्विड की डेंसिटी रो है। पूरे लिक्विड की क्यों? क्योंकि इसमें जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, वेरी नहीं करती, तो हर पॉइंट पे डेंसिटी रो ही आने वाली है। मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर P है, P1, और यहाँ पे प्रेशर एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया ये वाला A1 है, ये जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है। यहाँ वेलोसिटी V1 है। ठीक है, वैसे प्रेशर की ज़रूरत तो भी नहीं पड़ेगी हमें, और यहाँ पे प्रेशर P2 ले लेते हैं, एरिया A2 ले लेते हैं, वेलोसिटी V2 ले लेते हैं। सबसे पहले मैं तुमसे पूछूंगा 1 सेकंड में कितना मास गया? 1 सेकंड में कितना मास गया? तुम बोलोगे डेंसिटी लो, डेंसिटी इंटू जितना वॉल्यूम इन 1 सेकेंड,
इन 1 सेकेंड पास किया होगा उतना ही गया होगा। 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम पास किया होगा देखते हैं। अगर मैं एक पाइप लेता हूँ जिसमें कि जो फ्लूइड है वो v वेलोसिटी से आगे की ओर जा रही है और एरिया उसका a है, तो मैं कह सकता हूँ 1 सेकेंड में कोई भी फ्लूइड अगर मैंने यहाँ से डालना शुरू किया तो 1 सेकेंड में वो v मीटर्स तय करेगी, v मीटर्स ही तय करेगी। v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है उसमें, यहाँ एकदम फर्स्ट पॉइंट पे जहाँ से मैं डाल रहा हूँ पानी को, तो वहाँ पे 1 सेकंड में 2 ही मीटर पानी पहुँचेगा, 2 ही मीटर की लंबाई में पानी पहुँचेगा। तो मैं कह सकता हूँ v मीटर्स पहुँच रहा है 1 सेकंड में, v मीटर्स की लंबाई तय कर रहा है कितने एरिया में, इतने A1 एरिया में। यानी कि एक सिलेंडर अज्यूम कर लो जो कि v मीटर्स हाइट रखता है और जिसका बेस एरिया A है, तो तुम आराम से निकाल सकते हो कि 1 सेकंड में जो पानी गया उसका वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया यहाँ पे A1 गिवन है, हाइट में कह रहा हूँ v मीटर्स तय कर रहा है 1 सेकंड में, तो मैं कह सकता हूँ 1 सेकंड में A1 इंटू V1 वॉल्यूम जाता है पानी। तो मैं सीधे सीधे यहाँ लिख देता हूँ डेंसिटी इंटू A1 इंटू V1। इतना पानी इतना मास ऑफ वाटर इनसाइड इन हो रहा है, जा रहा है, निकल कितना आ रहा है, वही फंडामेंटल यूज़ करने वाला हूँ मैं। डेंसिटी सेम रहने वाली है, तो डेंसिटी इंटू जितना वॉल्यूम 1 सेकंड में उधर से पास आउट कर रहा है, उधर से कितना वॉल्यूम पास आउट करेगा, जितनी यहाँ की वेलोसिटी है v2 इस पॉइंट पे। देखो वेलोसिटी जो है पॉइंट पे वेरी कर सकती है, कैसे कर सकती है, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक बहुत मोटा पाइप है जिससे पानी आ रहा है, अचानक से तुमने उसमें ऐसे हाथ से दबा दिया, उसका सामने का एरिया घटा दिया, तो हुआ क्या, पानी बहुत तेज़ निकलने लगेगा। पानी बहुत तेज़ निकले तो वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो जहाँ एरिया घटता है वहाँ वेलोसिटी बेसिकली बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम होता है ना, यहाँ पे हमने देखा एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम होता है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी हर जगह सेम होना चाहिए, क्योंकि जितना वॉल्यूम आ रहा है 1 सेकंड में उतना ही वॉल्यूम जाना चाहिए। इसीलिए अगर एरिया घटा देते हो तो तुम्हें वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो सेम आएगा हर जगह। अगर वो सेम नहीं आ रहा है तो मतलब ये हो जाएगा कि पर सेकंड हर जगह अलग अलग वॉल्यूम पास करिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हर सेकेंड बराबर वॉल्यूम हर पॉइंट पर पास करनी चाहिए। इसीलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो भी वहाँ का एरिया इंटू V2 ये इतना ही वॉल्यूम पास कर रहा होगा 1 सेकंड में। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम उधर का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इधर का। मैंने कहा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी मास इन वो बराबर होगा मास आउट के, इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ का जितना भी इन मास था उतना ही आउट मास होगा राइट साइड में। ये मैं इन दोनों पॉइंट्स के लिए डिफाइन कर सकता हूँ, तुम किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए डिफाइन कर सकते हो। यहाँ का एरिया A3 ले लो, वेलोसिटी V3 ले लो, तो वो भी सेम आने वाला है। तो इससे मैं समझता क्या हूँ, डेंसिटी तो कांस्टेंट है जिसकी वजह से दोनों साइड सेम रहा डेंसिटी और चेंज नहीं हुआ, लेकिन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे को यहाँ पे मिल गया, एंड दिस रिजल्ट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि जब फ्लो कंटिन्यूस रहने वाला है तब ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगा। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, A1 V1 क्या है, जितना वॉल्यूम वाटर किसी भी जगह से इनसाइड में जा रहा है, इन हो रहा है, तो वॉल्यूम इन वो किसके बराबर हो रहा है, वॉल्यूम आउट। जितना वॉल्यूम आ रहा है पानी का 1 सेकंड में, ये किसके लिए डिफाइंड है, इन, ऐसे मैं कह सकता हूँ पर सेकंड के लिए डिफाइंड हो गया। नहीं है, मैं पर सेकंड नहीं देखूंगा, पर सेकंड कितना पानी आ रहा है उतना ही पानी निकलना चाहिए, तभी फ्लो कंटिन्यूस है। आई होप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम इसी का यूज़ करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को जानेंगे, बर्नौलीज थ्योरम के रिजल्ट को। सो नोट इट डाउन एंड देन आई विल मीट यू लेटर। सो लेट्स कंटिन्यू आवर फ्लो ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताता है कि किसी भी 2 पॉइंट में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है उतने वॉल्यूम ऑफ वाटर जा रहा है। उसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम आगे एक और बात को समझेंगे जो बर्नौली ने बताया। क्या बताया उन्होंने वो समझते सबसे पहले। बर्नौली का थ्योरम है क्या, बर्नौली का थ्योरम इस बात पे बेस्ड है कि एनर्जी कंजर्व रहती है किसी भी सेक्शन में, किसी भी फ्लूइड के फ्लो के टाइम पे। यानी किसी भी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ना किसी पाइपलाइन से, उस पाइप का मान लेते हैं यहाँ पे बहुत कम विड्थ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विड्थ है, तो इस टाइप में या फिर किसी भी जनरल टाइप ऑफ फ्लूइड के फ्लो में पाइप में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी सेक्शन को उठाओ, मैं वो ये सेक्शन उठा सकता हूँ, यहाँ का उठा सकता हूँ, यहाँ का उठा सकता हूँ, वहाँ का उठा सकता हूँ, जहाँ का चाहूँ। किसी भी सेक्शन में जो एनर्जी रहती है ना, जो टोटल एनर्जी आती है उस फ्लूइड की, वो हमेशा कांस्टेंट आती है। यानी इस पॉइंट पे मैं एनर्जी कैलकुलेट करूँगा फ्लूइड का टोटल, वो बराबर होगा इस पॉइंट के टोटल एनर्जी के, वो बराबर होगा बीच के किसी भी इंटरमीडिएट सेक्शन के। तो इसकी बात क्या है, सबसे पहले तो ये कहता है हमें कि टोटल एनर्जी possessed by fluid in any section is constant। यही कहना है इसका
वो कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे तुम टोटल एनर्जी निकालो जो पोजेस कर रही है फ्लूइड। अब फ्लूइड किस तरह की एनर्जी पोजेस कर सकती है, उसे हम मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। तो उसके लिए मैं पढ़ना होगा एनर्जीज पोजेस्ड बाय फ्लूइड। फ्लूइड के पास कौन कौन सी एनर्जी है? सबसे पहली जो एनर्जी होती है फ्लूइड के पास वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे से जान रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ H1 ले लिया, वहाँ H2 ले लिया है, तो यहाँ पे mgh होगा कुछ पोटेंशियल एनर्जी। m किसका ले रहा हूँ मैं? किसी भी सेक्शन के किसी भी फ्लूइड के सेक्शन का मास ले रहा हूँ मैं, वही है m। तो mgh1 वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। वही मास का सेक्शन जब यहाँ आ जाएगा तो mgh2 उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जीज के साथ तो हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। इसे मैं कह सकता हूँ mgh1। अब मैं m को एक और तरीके से लिख सकता हूँ। m को किस तरह से लिख सकता हूँ? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू g इंटू h1। ये भी लिख सकता हूँ मैं। वॉल्यूम क्या है? कोई भी एक पार्टिकुलर सेक्शन में उठा रहा हूँ तो उसका कुछ वॉल्यूम निकला होगा, उतने ही वॉल्यूम पे मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा। अगर मैं यहाँ पे 3 मीटर क्यूब के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी वही 3 मीटर क्यूब पानी जो जाएगा उसी की बात करूंगा। ठीक है, तो वॉल्यूम उसी की बात करेंगे जिस वॉल्यूम का हम एनर्जी देख रहे हैं, हर जगह पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये इसका एक अलग फॉर्म हो गया, ठीक है, लिखने का। दूसरा कौन सा टाइप का हो जाएगा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी के पास हम जानते हैं कि एक काइनेटिक एनर्जी नाम की चीज़ होती है किसी भी मूविंग या फ्लोइंग बॉडी के पास। तो इसके पास पोटेंशियल हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी किस कौन सी वेलोसिटी की बात हो रही है? यहाँ पे अगर v1 वेलोसिटी है तो मैं करूँगा हाफ इंटू यहाँ पे जिस भी सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसका मास इंटू v1 का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो वही मास यहाँ पे उठ के आएगा। मैं बस उस मास को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वही मास यहाँ पे जब उठ करके आएगा तो मैं उसी काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा हाफ इंटू वही मास इंटू v2 का स्क्वायर जो वेलोसिटी उसकी इस पोजीशन पे है। क्लियर है? तो इस तरह से मैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक भी निकाल सकता हूँ। तो इसका एक और फॉर्म हो जाएगा, मास को रिप्लेस कर देंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू v का स्क्वायर। वॉल्यूम और वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना, वॉल्यूम को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, वेलोसिटी इज स्मॉलर, तो डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक अलग फॉर्म हो गया काइनेटिक एनर्जी को ही लिखने का। और तीसरी एनर्जी जिसके साथ तुम थोड़े कम फैमिलियर हो, आई मीन थर्मोडाइनमिक्स अगर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में अच्छे से तो फैमिलियर होगी, वो है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी ये क्या है, थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी क्या है? जब भी मान लेते हैं मैं एक पिस्टन ले रहा हूँ, ठीक है, इस पिस्टन में ये वाला जो मूवेबल कैप होता है वो पिस्टन का, और ये सिलेंडर, यहाँ पे कोई भी गैस रखी हुई है तो यहाँ से प्रेशर लग रहा है P0, ठीक है, लग रहा है वो एरिया A0 पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ और मैं कह देता हूँ कि इधर ये फ्री है, पिस्टन फ्री टू मूव है, तो ये प्रेशर कुछ फोर्स लगाएगा P0 इंटू A0 का, P0 इंटू A0 का कुछ फोर्स लगाएगा। अब वो जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, इस पिस्टन को आगे की तरफ भेजेगा, क्योंकि ये पिस्टन अंदर से फ्री है, फिक्स नहीं है, तो ये पिस्टन फ्री होने की वजह से आगे स्लाइड करेगा। मान लेते हैं कुछ समय में इसने x लेंथ ट्रेवल किया, x लेंथ ट्रेवल कर लिया, तो यहाँ पे इसका वर्क डन कितना निकलेगा वो मैं एक बार निकाल लेता हूँ। फोर्स लग रहा है P0 इंटू A0, ठीक है, और इस फोर्स ने वर्क कितना किया x डिस्टेंस पे, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कर दिया मैंने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है वर्क का, तो वही मैंने लगा दिया P0 इंटू A0 इंटू x, यही है वर्क डन बाय प्रेशर। अब प्रेशर जितना वर्क कर रहा है, हमें पता है वर्क करने से क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। प्रेशर जितना वर्क करेगा वही एनर्जी में स्टोर हो जाता है किसी भी बॉडी के। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, जो भी प्रेशर लग रहा है किसी भी पॉइंट पे, जो भी फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है इंटू A0 इंटू एक्स था, A0 इंटू एक्स क्या है, जितना वॉल्यूम इसने आगे की ओर घिसका दिया, जितने भी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, उस वॉल्यूम को ही मैंने यहाँ A0 एक्स लिख दिया। इस फॉर्मूला में हम अगर गौर करें तो ये प्रेशर और ये वॉल्यूम है, प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। हमने भी पढ़ा है ना P डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन थर्मोडाइनमिक्स में, तो ये वहाँ से भी रिलेट किया जा सकता है कि किसी भी प्रेशर द्वारा वर्क अगर निकालना है कितना किया गया है तो उसके प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो जितना वॉल्यूम उसने एक्सपेंड किया है उस पर, ठीक है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो मैं कह सकता हूँ प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कौन सा है, जिस भी इंस्टेंट की बात करो, वही बात होगी फिर कि यहाँ पे अगर मुझे प्रेशर एनर्जी निकालनी है कितनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ का प्रेशर लूँगा जो कि P1 है, इंटू उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, यहाँ पे जो भी वॉल्यूम को मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, मान लेते हैं मैं 3 मीटर क्यूब की वॉल्यूम को कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो फ्लूइड का प्रेशर है उसे मल्टीप्लाई करूँगा 3 मीटर क्यूब के वॉल्यूम से, ठीक है। और मैं अगर वही 3 मीटर क्यूब का वॉल्यूम आगे जाके देख रहा हूँ तो मैं उसको वहाँ पे कैसे निकालूंगा, उसकी प्रेशर एनर्जी, वहाँ पे उसकी प्रेशर एनर्जी अलग आएगी, P2 इंटू वहाँ पे जो वॉल्यूम सेम रहने वाला है P2 इंटू 3 मीटर क्यूब,
ठीक है। तो इस तरह से मैं प्रेशर एनर्जी भी निकाल सकता हूँ। हमने देखा काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तीनों अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आ रही है, लेकिन हमने बात ये की थी कि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहने वाली है, टोटल एनर्जी तो सेम रहने वाली है। टोटल एनर्जी सेम रहने वाली है, इसका यही मतलब होता है कि इन तीनों का सम किसी भी पॉइंट पे सेम आने वाला है। और बर्नौली ने यही कहा था कि टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ फ्लूइड इन एनी सेक्शन इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं एक बार, कैसे निकाला जाएगा इसे। टोटल एनर्जी की मैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी करूंगा, जो कि कांस्टेंट आना चाहिए, के फॉर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है mgh ऑफ एनी पॉइंट प्लस mv² बाय 2 एट एनी पॉइंट प्लस दिस इज प्रेशर एनर्जी विच इज प्रेशर V0 इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे V वेलोसिटी दिखा रहा है, यहाँ पे ये V वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। आगे हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे और रियल बर्नौलीज थ्योरम जो है, जो रियल इक्वेशन है इसकी, जिसको यूज किया रहता है क्वेश्चंस में, उस तक पहुंचेंगे। सो नोट इट टिल देन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। So now let's continue to move on towards the equation of a Bernoulli's theorem. हमने लास्ट पॉइंट पे यहाँ एंड किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, ये किसी भी पॉइंट पे जो सम देने वाला है वो सम हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट आने वाला है, मतलब हर जगह वही सम आने वाला है, दैट इज कांस्टेंट। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। और क्या बात हुई इसमें, मास को मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू v² बाई 2 प्लस मास को फिर से वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, h को h रहने देंगे और यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है नीचे, और यहाँ पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट था, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम, तीनों उड़ा सकते हैं। इन तीनों को डिवाइड करने के बाद मान लेते हैं इन तीनों से कॉमन ले लिया हमने और उसको कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, तो भी कांस्टेंट आने वाला है। इसका सीधा से मतलब हो गया कि कहीं भी डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, प्लस डेंसिटी इंटू h। अच्छा यहाँ पे g नहीं लिया हमने, mgh, यहाँ भी प्लस यहाँ पे प्रेशर, ये क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। यही बर्नौलीज थ्योरम की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसके थ्रू मैं क्या कह सकता हूँ, ये किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट आएगा, किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट आने वाला है, ये सेम आने वाला है। यानी इस पॉइंट पे मैं ये समेशन निकालूँ, चाहे मैं उस पॉइंट पे निकालूँ, इसे मैं पॉइंट 1 कह देता हूँ, इसे मैं पॉइंट 2 कह देता हूँ, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के लिए दोनों ये टोटल समेशन इक्वल आने वाला है। तो मैं इसे ऐसे स्टेट कर सकता हूँ, इस पॉइंट 1 के लिए लिखता हूँ, पहले 1 के लिए ये चीज़ इक्वल होगी, 2 के लिए सेम चीज़। 1 के लिए लिखता हूँ इस चीज़ को, तो क्या आएगा, डेंसिटी इंटू जो भी v1 है उसका स्क्वायर बाई 2 प्लस डेंसिटी इंटू जो h1 है इंटू g प्लस जो भी प्रेशर P1 है वो बराबर होने वाला है सेकेंड पॉइंट के सभी इनके सम के। सेकेंड पॉइंट पे जो भी प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उन तीनों के सम के बराबर होने वाली है ये चीज़। वहाँ पे कैसे निकालेंगे, सेम डेंसिटी इंटू v2 का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई वहाँ की, प्लस वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होगी डेंसिटी इंटू g इंटू h2 प्लस वहाँ पे प्रेशर एनर्जी हो जाएगी P2, ठीक है। याद रखना ये रो GH प्रेशर नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है, तो इसे प्रेशर नहीं समझना, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी नॉट प्रेशर, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ तुम्हें कि अगर मैं एक कंटेनर लूँ और वहाँ पे अगर मान लेते हैं ये h हाइट पे लिक्विड है, इस पॉइंट पे मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे बताओ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली, तो तुम बोलोगे इसके हिसाब से ρg(h2) हो जाएगी, ρg(h2), ये पोटेंशियल एनर्जी वहाँ की तुम बता सकते हो, क्योंकि तुम जब उसको वॉल्यूम से हटा देते हो, वॉल्यूम डिवाइड कर देते हो वॉल्यूम से, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि हमने क्या किया, जो भी mgh आता था हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, mgh होता क्या था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g इंटू एच, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो भी हमारे पास ρgh है। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया हमारे पास। तो ये रहे एनर्जी ही, ये प्रेशर में कन्वर्ट नहीं हो गए, इनका एक्सप्रेशन भले प्रेशर की तरह आ रहा है, mgh का जो एक्सप्रेशन है वो प्रेशर की तरह दिख रहा है, पर है ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे ρgh2 लिखोगे, अगर मैं तुमसे पूछ दिया कि यहाँ पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, तो तुम ρgh2 लिखोगे और वो चीज़ यहाँ की बन जाएगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मैं पूछूंगा यहाँ पे प्रेशर बताओ, तो तुम बोलोगे 0, सबसे टॉप पॉइंट है प्रेशर। अगर ये क्लोज कंटेनर है तो ऑफकोर्स, अगर खुला रहा तो PATM, ये क्लोज कंटेनर है तो तुम बोलोगे यहाँ पे प्रेशर तो 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, ρgh2। इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट्स आई गिव यू दिस एग्जांपल। सो ये चीज़ हमें पता चल गई और ये बर्नौलीज इक्वेशन है
यही बर्नौलीज इक्वेशन है। किसी भी 2 पॉइंट पे तुम ये अप्लाई कर सकते हो, इसके थ्रू तुम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, अनडाउटेबली बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। एक बार हम देख लेते हैं इसको मैथमेटिकली डिराइव कैसे किया जा सकता है। अभी हमने ये जो डेरिवेशन की ना इक्वेशन की, दिस इज नॉट डेरिवेशन, ये हमने इनकी बात को पकड़ा, एनालाइज किया और एनालाइज करके इस इक्वेशन तक हम पहुंचे। उनकी जो भी स्टेटमेंट दी गई थी उसके हमने यहाँ तक लाया। आखिर ये स्टेटमेंट उन्होंने लाया कैसे, ये भी हमें थोड़ा समझना होगा डेरिवेशन के लिए स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। एक बार इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी है। डेरिवेशन में बस इतना समझना है कि वर्क डन जितना भी होगा इस फ्लूइड में जितना भी वर्क डन होगा 1 सेकेंड में, वो इसकी इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। इस पॉइंट पे हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। चलो करते हैं। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कंसिडर करते हैं। 1 सेकेंड में यहाँ पे कितना वर्क किया जाएगा 1 सेकेंड में, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 सेकेंड में इसमें जो वर्क किया जाएगा प्रेशर द्वारा वो रहेगा P1 इंटू वहाँ की वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वहाँ की वॉल्यूम को A1 V1 लिख दूंगा मैं। A1 V1 1 सेकंड में जितनी वॉल्यूम पास होती है, हमने इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में पढ़ा था, वॉल्यूम पासिंग पर यूनिट टाइम, वही चीज़। तो प्रेशर 1 इंटू एरिया 1 इंटू वॉल्यूम वेलोसिटी 1, ये चीज़ है वर्क डन जितना तुमने किया था पानी को अंदर धकेलने के लिए। अब पानी तो बाहर निकल जा रहा है ना 1 सेकंड में, थोड़ा बहुत पानी निकल भी रहा है, उतना ही मास का पानी निकल रहा है, तो उधर के पानी को निकलने में भी प्रेशर ने कुछ वर्क किया होगा। तुमने इधर से एनर्जी डाला वर्क करके, उधर से एनर्जी निकल रही है, तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, कुछ गेन हुआ। तो जो गेन हुआ उसमें मैं माइनस कर दूंगा लॉस वाला, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 1 सेकंड में इतनी एनर्जी सिस्टम में डाल दी। अब तुमने 1 सेकंड में जितनी एनर्जी डाली है वही एनर्जी इसके अंदर फ्लूइड में बन के स्टोर हो जाएगी। मतलब कि कहने का क्या मतलब हुआ, जितनी एनर्जी तुमने यहाँ दी और वहाँ से निकली, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तुम्हारे पास एक डिफरेंस आ जाएगा कि इतना एनर्जी टोटल इसके सिस्टम के अंदर में गया। जितना एनर्जी इसके सिस्टम में गया वही चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट होने वाला है। यहाँ की इसका मतलब इस पॉइंट की टोटल एनर्जी निकालूंगा, कैसे निकालूंगा टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस प्रेशर एनर्जी, और उसमें माइनस कर दूंगा यहाँ की काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी। तो मुझे जो पता चलेगा ना, इस बीच में जो एनर्जी है टोटल, इस बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड है वही स्टोर्ड एनर्जी बराबर है जितना तुमने इसमें नेट वर्क करके एनर्जी दी है। इसको फॉर्मूला वाइज देखते हैं, थोड़ा और ईजी लगेगा। प्रेशर 1 इंटू एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1, ये चीज़ हमारी क्या बता रही थी कि कितना वर्क किया तुमने इसको अंदर डालने में। इसमें माइनस कर दो P2 इंटू A2 इंटू V2, ठीक है, ये चीज़ माइनस कर दो। अब हमें क्या पता है, A1 V1 जो है वो A2 V2 के बराबर होता है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से। तो मैं A2 V2 इन दोनों को मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, मास बाय डेंसिटी इंटू P1 माइनस P2। अब तुम पूछोगे मास बाय डेंसिटी कैसे लिख दिया मैंने इसको। मास बाय डेंसिटी लिखने का एक कारण है, क्या कारण है समझो अच्छे से। देखो मैं कह सकता हूँ A1 V1, ये क्या बता रहे थे, वॉल्यूम पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम पास कर रहे हैं। A1 V1 होता है ना एरिया इंटू वेलोसिटी, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम पास हो रहा है भी बता रहा है। तो मैं इस 1 सेकंड की वॉल्यूम को ये भी लिख सकता हूँ ना, मास बाय डेंसिटी लिख सकता हूँ ना, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, हमें पता है, तो वॉल्यूम को लिख सकता हूँ मास बाय डेंसिटी में। अब मास बाय डेंसिटी लिखने का कारण है क्योंकि मैं वॉल्यूम को सब्सटीट्यूट करके मास बाय डेंसिटी के फॉर्म में लाना चाहूँगा, तभी मेरी इक्वेशन यहाँ पे बन के ये वाली निकलेगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ मास बाय डेंसिटी। तुम सोच लो सर टाइम यहाँ पे 1 सेकंड वाला ही लिया जा रहा है हर बार। A1 V1 में भी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में नीचे 1 सेकंड लिया था, तो पूरा कंडीशन ये 1 सेकंड के लिए ही हम डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए टाइम का लोड नहीं लेना है। वॉल्यूम पासिंग पर सेकंड ही हो रहा है हमारा, मास भी ये पर सेकंड का ही आ रहा है कि पर सेकंड में कोई भी मास को तुम कंसिडर कर रहे हो। तो मास बाय डेंसिटी हो गया 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम पास हो रहा है, ठीक है। मास बाय डेंसिटी इंटू P1 माइनस P2, ये बराबर है जितनी भी एनर्जीज इन दोनों के बीच में स्टोर्ड है। इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी स्टोर्ड है, मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पॉइंट पे जो एनर्जी है वो निकाल लो। अच्छा यहाँ पॉइंट पे जो एनर्जी है निकाल लो, उसे माइनस करो यहाँ की एनर्जी से, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो इन दोनों के बीच काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, हाफ। प्रेशर एनर्जी को नहीं लेना क्योंकि प्रेशर एनर्जी को हमने मान लिया उसने वर्क कर दिया है कुछ, तो इसके एनर्जी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हाफ इंटू मास इंटू मेरे को निकालना है इन दोनों पॉइंट से काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर कर दूंगा मैंने हाफ एम कॉमन ले लिया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर कर दिया। अब इसमें मैं कह रहा हूँ ऐड कर दो जो भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स में, तो वो आ जाएगा तुम्हारा mg इंटू H2 माइनस H1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसी को आगे प्रोसीड करेंगे, मास हम अच्छे से काट देंगे हर जगह, मास हमने काट दिया। उसके बाद आ गया हमारे पास P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो V2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे डेंसिटी इंटू G इंटू H2, और एक और चीज़ आ जाएगी, ये माइनस वाला उधर ले जा रहा हूँ मैं, माइनस का डेंसिटी इंटू V1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस का H1 रो G
ये आ जाएगा। तो ये माइनस वाले दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आओ और इधर का माइनस वाला राइट साइड में ले आओ, तो तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल सी इक्वेशन आएगी जिसे हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये हो जाएगा P1 प्लस H रो H1 रो G प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, वो चीज़ बराबर आ जाएगी तुम्हारे पास H2 रो G प्लस P2 प्लस रो V2 का स्क्वायर बाय 2। यही चीज़ है इधर लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखा है, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी भी पर यूनिट वॉल्यूम है, विच इज इक्वल टू दी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट दी सेकेंड पॉइंट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर एट दी सेकेंड टाइम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट दी सेकेंड पॉइंट। तो यही चीज़ है हमारे पास कि जितना भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम है वो राइट साइड में भी सेम आएगा, लेफ्ट साइड में भी सेम आएगा। राइट और लेफ्ट के हैं 2 पॉइंट्स है जो मैंने कंसिडर किए हैं। ये पर यूनिट वॉल्यूम वाले ही सेम नहीं रहने वाले, ये ऐसा है कि ये मास पे भी सेम रहने वाले। जब हम मास का इक्वेशन बना रहे थे यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला, यहाँ पे भी ये सेम ही रहेगा किसी भी 2 पॉइंट में निकालोगे तो, लेकिन मास हम हटा करके इन्हें पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारे कैलकुलेशन में आगे बहुत काम आता है। तो ये भी फॉर्म है बर्नौलीज इक्वेशन की, ये भी करेक्ट फॉर्म है और ये भी करेक्ट फॉर्म है, ये भी तुम दोनों पॉइंट्स के लिए इक्वेट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।